नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मेरा भारत में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मणिपुर में महिलाओं पर हुए अत्याचार, 2 साल से ज़्यादा समय तक चलती रही हिंसा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी। आखिर क्यों मजबूर होकर विपक्ष को संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा? क्यों 87 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में सिर्फ 2 मिनट बोल करके मामले को रफा दफा कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नेपाल में हुए जेन जेड आंदोलन का दबाव भारत की राजनीति तक पहुंच चुका है? क्या यही वजह है कि 856 दिनों के बाद प्रधानमंत्री ने मणिपुर का दौरा किया, लेकिन पीड़ितों से मिलने के बजाय मिजोरम में ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया? आज हम विस्तार से समझेंगे कि मणिपुर संसद संकट का असली कारण क्या है, महिलाओं की पीड़ा क्यों छुपाई गई, न्यायपालिका ने क्या कहा और युवाओं की जागरूकता से क्या बदलाव संभव है। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके अपनी राय से हमें अवश्य ही अवगत कराएं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मणिपुर संकट की जड़ें क्या हैं, महिलाओं पर अत्याचार और राजनीतिक चुप्पी क्यों है, अविश्वास प्रस्ताव और संसद की प्रक्रिया का क्या हुआ, नेपाल जेन जेड आंदोलन का प्रभाव, न्यायपालिका की टिप्पणी और युवाओं की भूमिका और भविष्य, निष्कर्ष और आगे का रास्ता क्या हो सकता है। भारत की राजनीति में कई बार ऐसे मोड़ आ जाते हैं जो न केवल देश के भीतर सत्ता के समीकरण को बदल देते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से भी ऐसा देश प्रेरित होता है। मणिपुर में पिछले 2.5 वर्षों से चल रही हिंसा, महिलाओं पर अत्याचार और अमानवीय कृत्य, केंद्र सरकार की चुप्पी और इसके बाद विपक्ष द्वारा संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाना, इन सब ने राजनीतिक माहौल को हिला दिया है। विशेष रूप से जब न्यायपालिका ने नेपाल के युवा आंदोलन से सबक लेने की बात कही, तो यह सवाल उठता है कि क्या भारत में भी युवाओं की चेतना, वैश्विक आंदोलनों और लोकतांत्रिक दबावों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया कि वे अंततः मणिपुर का दौरा करें, भले ही यह घटना के लगभग 856 दिनों के बाद हुआ। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि मणिपुर संकट क्यों भड़कता गया, महिलाओं पर हुए अत्याचारों को लेकर देश में नाराजगी क्यों बढ़ी, विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव संसद में क्यों प्रस्तुत किया, प्रधानमंत्री की चुप्पी का राजनीतिक अर्थ क्या है और क्या नेपाल जेन जेड आंदोलन ने भारत की राजनीति पर सम्यक रूप से प्रभाव डाला है। मणिपुर संकट का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जातीय तनाव की जड़ें। नंबर 1, मणिपुर दशकों से जातीय असमानता, पहचान की राजनीति और सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक पिछड़ेपन की समस्याओं से जूझता रहा है। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है, जो राजनीतिक अस्थिरता, सीमित विकास और केंद्र व राज्य सरकारों की निष्क्रियता ने स्थिति को और विस्फोटक बना दिया। नंबर 2, हिंसा का प्रारंभ। मई 2023 में कुकी समुदाय की अनुसूचित जनजाति को दर्जा देने की मांग और मैतेई समुदाय की असंतुष्टि ने संघर्ष का रूप ले लिया। देखते ही देखते हिंसा ने पूरे राज्य को अपनी जकड़ में ले लिया। लोगों के घर जलाए गए, गांव के गांव पर हमले हुए और नागरिकों को वहां से पलायन करना पड़ा। नंबर 3, इसमें महिलाओं पर अत्याचार सर्वाधिक हुए। मणिपुर में हिंसा ने सबसे भयावह रूप महिलाओं पर हुए अत्याचारों में दिखाया। यौन हिंसा, अपहरण और सार्वजनिक अपमान की घटनाएं सामने आई। यह मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं रहा, बल्कि मानवाधिकारों का मामला भी बन गया। देश भर में महिलाओं के अधिकारों को लेकर आक्रोश बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी और उसकी राजनीतिक प्रक्रिया।
प्रारंभिक प्रतिक्रिया का अभाव। जब पूरे देश की निगाहें मणिपुर की तरफ थी, तब प्रधानमंत्री ने न तो व्यापक बयान दिया और न ही राहत कार्यों के लिए कोई तत्काल योजना घोषित की। कई महीनों तक केंद्र सरकार की चुप्पी रहस्यमय बनी रही। विपक्ष के दबाव में मोदी जी ने कोई बयान मणिपुर के ऊपर नहीं दिया, लेकिन जब नाराजगी जनता में बढ़ती गई तो मीडिया ने मुद्दे को लगातार उठाया। तब विपक्ष ने संसद में विश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया। यह प्रधानमंत्री के लिए राजनीतिक संकट का एक स्पष्ट संकेत था, जिसने भाजपा को सोचने पर मजबूर कर दिया और प्रधानमंत्री को संसद में बयान देना पड़ा। संसद में 2 मिनट का बयान देकर मोदी जी ने केवल अपना उस घटना से मणिपुर की पल्ला झाड़ लिया। अविश्वास प्रस्ताव लाने के 87 दिनों बाद प्रधानमंत्री ने संसद में लगभग 2 मिनट का बयान दिया। उसमें संवेदना तो व्यक्त की गई, परंतु कोई ठोस राहत की योजना या जवाबदेही स्पष्ट नहीं की गई। विपक्ष ने इसे औपचारिकता ही मात्र बताया। 856 दिनों के बाद घटना के मणिपुर की प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर का दौरा किया है। यह यात्रा प्रतीकात्मक अधिक कही जा सकती है। मौलिक रूप से पीड़ित महिलाओं के आंसू नहीं पोंछे गए, न ही स्थानीय समुदायों से सीधे संवाद किया गया। इसके बजाय मिजोरम में एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाना और आर्थिक पैकेज की घोषणा करना मात्र मोदी जी का प्राथमिकता बनकर रह गया। मिजोरम में हरी झंडी प्रतीकवाद या राजनीति। मिजोरम में ट्रेन सेवा का उद्घाटन विकास और संपर्क का प्रतीक हो सकता है, लेकिन आज आलोचक इसे मणिपुर के संकट से ध्यान भटकाने का प्रयास बता रहे हैं। मणिपुर में हुए अत्याचारों की उपेक्षा कर प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम स्पष्ट संदेश देता है कि केंद्र सरकार अपनी राजनीतिक छवि को रक्षा को प्राथमिकता देती है, जब मानवीय पीड़ा पीछे छूट गई हो। अविश्वास प्रस्ताव और लोकतंत्र की आवाज़। विपक्ष ने जब अविश्वास प्रस्ताव संसद में पेश किया तो यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन का प्रयास मात्र नहीं था, यह केंद्र सरकार की जवाबदेही तय करने का ठोस कदम था। देश भर में नागरिकों ने सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर मणिपुर जैसे अभियान चलाए, ट्विटर पर ट्रेंड चले। विश्वविद्यालयों, युवा संगठनों और महिला समूहों ने आवाज़ उठाई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि जनता सिर्फ राजनीतिक नारों से संतुष्ट नहीं है, वह मणिपुर की घटनाओं पर ठोस कार्रवाई चाहती है। अब आते हैं वर्तमान स्थिति में क्या नेपाल का जैन जेड आंदोलन मोदी जी को जाने पर मणिपुर के लिए मजबूर कर दिया। नेपाल में युवाओं का आक्रोश बना। क्या मोदी जी इसी कारण से 856 दिन बाद मणिपुर गए हैं? नेपाल में पिछले वर्षों में युवाओं ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ आवाज़ उठाई। जैन जेड ने डिजिटल माध्यम से आंदोलन चलाए, लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग की और प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। न्यायपालिका की प्रतिक्रिया। भारत में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI जस्टिस BR गवई ने अदालत में ASG तुषार मेहता से कहा कि नेपाल से सबक लीजिए। इसका अर्थ है कि युवाओं की शक्ति, लोकतांत्रिक भागीदारी और सक्रियता, नागरिकता से सरकारें जवाबदेह बनती हैं। भारत में 60% 35 वर्ष तक के युवा हैं, जिसमें जेन जेड का सर्वाधिक योगदान है। भारत में युवाओं की जागरूकता लगातार बढ़ रही है। मणिपुर संकट के दौरान विश्वविद्यालयों, महिला संगठनों और नागरिक समूहों ने सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान चलाए। यह आंदोलन वैश्विक आंदोलन से प्रेरित था। नेपाल की घटनाओं ने भारत के युवाओं को यह विश्वास दिलाया है कि संगठित प्रतिरोध से सत्ता में बदलाव संभव है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी की मणिपुर यात्रा दबाव का परिणाम है? जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय छवि का दबाव है। भारत वैश्विक मंच पर महिला अधिकारों, मानवाधिकार और लोकतंत्र की रक्षा का दावा करता है। मणिपुर की घटनाओं ने उनकी छवि को
डेंट पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया है। वैश्विक मीडिया ने इसे प्रमुखता से मणिपुर की घटना को उठाया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय छवि के बाद आता है घरेलू राजनीतिक दबाव। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव और सोशल मीडिया अभियान प्रधानमंत्री की छवि पर गहरा प्रभाव प्रतिकूल रूप से डाल रहे थे। कई सहयोगी दल भी सत्ता के असहज अपने आप को महसूस कर रहे थे। नंबर 3, न्यायपालिका की टिप्पणी। सीजीआई का यह बयान संकेत देता है कि न्यायपालिका भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर पर्याप्त ध्यान दे रही है। उसकी स्पष्ट दृष्टि लोकतांत्रिक मूल्यों पर टिकी हुई है। इससे सरकार पर नैतिक दबाव बढ़ा। नंबर 4, युवाओं का नेटवर्क। जेन जेड, छात्र संगठन, महिला मंच, ये सभी एक नई तरह की जन चेतना समाज में, देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना रहे हैं, जो पारंपरिक राजनीति से आगे हटकर जाकर के डिजिटल प्लेटफार्मों पर सीधा प्रभाव देश पर डालती है। महिलाओं की पीड़ा और राजनीति की असंवेदनशीलता रही मोदी जी की मणिपुर यात्रा। प्रधानमंत्री की यात्रा में पीड़ित महिलाओं से सीधे संवाद का अभाव ये दर्शाता है कि राजनीति में मानवीय पक्ष लगातार सत्ता के लिए कमज़ोर होता जा रहा है। महिलाओं की सुरक्षा, न्याय और पुनर्वास का मुद्दा पीछे छूट गया है। ये अब सवाल यह उठता है कि क्या सरकार सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए ही काम कर रही है या प्रयास कर रही है, या वास्तव में पीड़ितों के लिए समाधान लाना चाहती है। युवाओं का भविष्य, क्या बदलाव संभव है? नेपाल के अनुभव से भारत के युवाओं ने सीखा है कि डिजिटल सक्रियता, शांतिपूर्ण आंदोलन और न्यायालय में आवाज़ उठाना सरकारों को जवाबदेह बना सकता है, सरकार को मजबूर कर सकता है जवाबदेह बनने के लिए। मणिपुर संकट ने यह स्पष्ट कर दिया है। जो बिंदु इस प्रकार है: युवाओं की एकजुटता राजनीति बदल सकती है। नंबर 2, सोशल मीडिया आंदोलन वास्तविक प्रभाव पैदा कर सकते हैं। नंबर 3, न्यायपालिका लोकतंत्र को मजबूती देने की भूमिका निभा सकती है। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय मानक लोकतंत्र की रक्षा के लिए दबाव बना सकते हैं। तो अंत में हम कह सकते हैं कि मणिपुर संकट, महिलाओं पर हुए अत्याचार, संसद में अविश्वास प्रस्ताव और नेपाल के जेन जेड आंदोलन से मिली प्रेरणा ने प्रधानमंत्री को सोचने पर मजबूर कर दिया और इस कार्य के लिए मजबूर कर दिया कि वह मणिपुर की ओर कदम बढ़ाएं। भले ही यह कदम देर से आया हो, लेकिन यह स्पष्ट संकेत है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को ज़्यादा देर तक, दिनों तक, समय तक दबाया नहीं जा सकता है। युवाओं की सक्रियता सरकारों को बदलने पर मजबूर कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी घरेलू राजनीति पर अपना गहरा एवं अमिट प्रभाव डालती हैं। न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा में मार्गदर्शक बन सकती है। अब सवाल यह है कि क्या यह बदलाव सिर्फ प्रतीकात्मक रहेगा या वास्तव में पीड़ितों के जीवन में कुछ राहत लाएगा या पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाएगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या भारत अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए मणिपुर की पीड़ा का समाधान कर पाएगा, या फिर यह एक घटना एक राजनीतिक अवसरवाद बनकर के रह जाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि मणिपुर की त्रासदी ने कैसे राजनीति को हिला दिया था। प्रधानमंत्री जी की चुप्पी, महिलाओं की पीड़ा की उपेक्षा, संसद में विपक्ष का विश्वास प्रस्ताव और नेपाल के जेन जेड आंदोलन से मिली प्रेरणा, ये सब मिलकर स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि जनता अब सवाल पूछ रही है और कह रही है कि अब बदलाव लाना होगा। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या यह बदलाव दिखावे तक ही सीमित रहेगा या सच में मणिपुर की महिलाओं को न्याय मिलेगा? क्या भारत की युवा पीढ़ी, छात्र संगठन और सामाजिक मंच मिलकर एक नई राजनीति की शुरुआत कर पाएंगे? आप नीचे कमेंट में करके जरूर अवश्य बताएं। आपको लगता है कि युवाओं का दबाव लोकतंत्र को मजबूती देगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। हम ऐसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।